हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थशास्त्र का पार्ट 2 एंड यहाँ पर जो है हमारा वीडियो होने वाला है पार्ट 3। यहाँ पर 3:59 हो रहा है, यानी कि सेकेंड वीडियो जो बनाया था उसके बाद ही थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। बट ये आपको थोड़ा लेट से आ रहा है वीडियो, क्योंकि यानी कि वीडियो में बना तो दिया था उसी टाइम, बट मैं आप लोग को उसी वक्त नहीं दे सकता। तो चलो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि हम लोग इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि इससे की पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, यह निर्णय हम लोग को लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमें एक और यानी कि निर्णय लेना पड़ेगा कि मान लो हम समझ लिए कि कौन सा वस्तु हमें कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, लेकिन ये भी तो सोचना होगा कि हमें उस वस्तु का उत्पादन कैसे करना है ताकि हमें कम खर्चा लगे, हमें कम मेहनत करना पड़े। तो इसलिए हम लोग सोचेंगे कि अब हमें उस वस्तु को कैसे उत्पादन करेंगे। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोग फ्री हो जाओ। ठीक है, और फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करो। तो दोस्तों, प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवा में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए, अधिक श्रम का उपयोग किया जाए अथवा मशीनों का। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीकों का अपनाया जाए। अब मान लो हमने समझ लिया कि कोई भी उत्पादन या सेवा करना है, तो कौन सा उत्पादन या सेवा करना है हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो अब हमें ये भी तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सोच रहे हैं कि हमें कैसे करना है। तो कैसे में क्या होगा कि हम लोग मान लो कि मशीन से बनवाएंगे या मजदूरों से बनवाएंगे। ठीक है कि नहीं, कोई भी उत्पादन हम करेंगे तो या तो उत्पादन करने के लिए हमें मशीन चाहिए या तो मजदूर चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर करेंगे बात, यानी कि कैसे करेंगे, मजदूर से करेंगे या मशीनों से करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक का उपयोग करेंगे, किस तकनीक को अपनाया जाए। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जानते ही हो, उत्पादन करने के लिए तकनीक होते हैं, उपाय होते हैं, तरीके होते हैं। तो उस तरीकों में से कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट होगा, यह हम लोग को जानना पड़ेगा। और तब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कैसे उससे उत्पादन किए करें और अपने उत्पादन में वृद्धि लाएं। ठीक है, तो इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, एक समस्या और हमारे लिए आ जाता है एक और बढ़ के आगे, कि मान लो हमने ये भी जान लिया कि कोई वस्तु है, हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं वो भी मुझे पता हो गया, कैसे कर रहे ये भी पता चल गया। लेकिन जो हम उत्पादन कर रहे हैं यह किन लोगों के लिए, हमें ये भी तो जानना होगा। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए, किसको अधिक मात्रा में प्राप्त होगी तथा किसको कम मात्रा में, यह सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं किया जाए। अर्थव्यवस्था की नहीं कि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। क्या प्रारंभिक शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अब दोस्तों, हम लोगों ने सोच लिया कि किसके लिए करना जाए, कि ये यानी किसके लिए हम लोग को उत्पादन करना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं को कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। तो अब मान लो कि हम सबके लिए बनाते हैं अगर कपड़ा, तो कितना मात्रा में करेंगे, किसके लिए कितना रहेगा। सबको तो बराबर नहीं कि हाँ भाई 100 है तो 33 सबको लिए बना देंगे, ऐसा तो नहीं है। किसी के लिए 50 बनाएंगे, किसी के लिए 20 बनाएंगे, किसी के लिए 30 बनाएंगे, तब जाकर हमारा 100 कंप्लीट होगा। अगर 500 है तो ठीक उसी तरह हम किसी के लिए 500 बनाएंगे, किसी को 200 बनाएंगे, किसी का 300 बनाएंगे। तो देखना पड़ेगा ना किसके लिए करना पड़ेगा। फिर अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए, किसको अधिक मात्रा में प्राप्त होगी तथा किसको कम मात्रा में। अब मान लो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा या जितना जिसको ज़्यादा मिल रहा है तो उसको अधिक मात्रा बोलेंगे,
और जिसको कम यानी कि मिल रहा है, जो भी उत्पादन कर रहे हैं कम लोगों के लिए कर रहे हैं जिसमें, तो क्या होगा कि वह कम कहलाएगा, आपको पता ही है। तो हम लोग को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को जो भी उपयोगी यानी कि न्यूनतम जो मात्रा है वो उन सबको उपलब्ध हो। हम लोग कोशिश क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हाँ भाई चलो हम सब में से बनाते हैं, जो भी उनके यानी आवश्यकता है उसकी कुछ आवश्यकताओं को हम पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि पूरी तरह से अब मान लो कि हमें कपड़े चाहिए, क्या दुनिया में बस एक ही फैक्ट्री है? नहीं है। क्योंकि अगर एक फैक्ट्री रहेगा तो वो हम सब की जितनी भी आवश्यकता है उसको पूर्ति नहीं कर सकता है कि नहीं। तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे जगह हैं का जहाँ जहाँ कपड़े बनते हैं, जहाँ पर चीनियाँ बनती हैं, यानी हमारी आवश्यकताएं जो जो हैं उन सभी के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे दुकानें हैं, जहाँ से हम लोग अ, अपनी आवश्यकता की जो भी वस्तु है उसका उपयोग करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ से बाई कर लेते हैं। तो इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि हम जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करें लगभग वो सबके लिए होना चाहिए, और उनके कुछ मांगों को वो यानी कुछ आवश्यकताओं को वो पूर्ति कर पाए, ठीक है। क्या प्रारंभिक शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए? अब मान लो कोई इंसान है, अब ये नहीं बता सकता क्योंकि अभी तो हम लोग कपड़े पे उदाहरण ले रहे थे, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते अपने ऊपर। तो मान लो कि आप ही हो और अब आप सोच रहे हो कि कोई शिक्षा है, यानी कि जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य, यानी शिक्षा जो हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब क्या है? सेवा है, ठीक है। तो जैसे सेवाएं, ये सब जो सेवाएं हैं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों यानी कि अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं उन सबको हम निःशुल्क उपलब्ध कराएं या नहीं कराएं। अब हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अपने मन में कि जो शिक्षा है, सेवा है या स्वास्थ्य सेवा है, जो भी अर्थव्यवस्था में लोग हैं उनको निःशुल्क यानी क्या करना है हम लोग को, यानी बिना पैसे के सोच रहे हैं हम लोग कि उसकी मदद करें या ना करें, उसको सेवा दें या नहीं दें, शिक्षा का सेवा हो या स्वास्थ्य का सेवा हो, हम उसे फ्री में दें या नहीं दें, ठीक है। अतः प्रत्येक अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए, और उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण किस प्रकार किया जाए। सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को हम समस्या का सामना करना पड़ता है, जो भी अर्थव्यवस्था है उसको समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में हम ही लोग आते हैं, ठीक है, जो हम लोग उत्पादन करते हैं। तो एक तरह से वही अर्थव्यवस्था का, ये अर्थशास्त्र का एक रूप है, ठीक है, एक भाग है। तो इसमें हम लोग को बहुत सारी समस्या आ रही थी, जैसे कि इससे पहले भी आ रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये सब जो थी समस्या थी, तो इस तरह कह रहा है कि यह हमें बहुत ज़्यादा ही यानी बहुत सारे समस्या का हमारे सामने आगमन होता है जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में जाते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए। अब मान लो कि अगर हमारे जो भी वस्तु है या सेवा है उसका उत्पादन कर रहे हैं, जैसे मान लो कपड़े ही बना रहे हैं, तो कपड़े बनाने के लिए हमें धागे तो चाहिए, धागे चाहिए हमें। तो धागे इतने भी ज़्यादा तो नहीं है ना, या अगर मान लो हमारे पास धागे हैं भी तो उसको लेने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए ना। तो हमारे पास सीमित पैसे हैं, सीमित संसाधन है, तो हम लोग के जो भी उत्पादन करेंगे वो भी तो एक सीमित होगा। तो हम लोग सोचेंगे ना कि जितना पैसा है या जितना हमारे पास संसाधन है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम लोग उत्पादन कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं कैसे किया जाए, और उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं
उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। अब फिर उसके बाद मान लो कि वो उस वस्तु को बना लेते हैं, ठीक है, वो वस्तु को बना लिए, सेवा को बना लिए, और उसको अब सोचना पड़ेगा। जैसे कि वो लोग कपड़े बना लिए, तो अब कपड़े के बनाने के बाद अब वो सोचेंगे कि अब हम इसको कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, हम लोग इसको कैसे यानी बेचें, कैसे दें। तो अब उसके बारे में भी एक समस्या आ गया कि हाँ भाई, अब मान लो हमारे पास सब चीज़ हो गया, सब चीज़ हम लोग बना के तैयार रखे हैं, अब हम क्या करें, अब हम किसको बेचें। ठीक है, और इतना आप समझ लो कि अर्थव्यवस्था पढ़ लोगे तो क्या खरीदे, क्या बेचे, क्या बनाए, कभी आप भूखे मरोगे नहीं। ठीक है, अर्थव्यवस्था यही बहुत ही अच्छी यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बहुत ही अच्छा किताब है जिससे हम लोग पढ़कर कभी भूखे नहीं रह सकते। यहाँ पर हमें उस तरह की वो सारे पैसे कमाने के रास्ते दिखाए जाते हैं जिससे करके हम अपना नाम बना सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब एक और क्वेश्चन जो यानी समस्या है वो आ गया कि हम किसके द्वारा यानी कि किस कैसे अब हम जो है लोगों तक अपना सामान है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको पहुंचाएं। ठीक है, तो सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का वितरण किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। तो दोस्तों, ये जो समस्या आ रही थी, सीमित संसाधन, जो हमारे पास संसाधनों की कमी थी, फिर जो अंतिम वस्तुएं या सेवाएं थी, ठीक है, जो अंतिम वस्तु या सेवा लास्ट में आ जाते हैं, बच जाते हैं, तो यही सब जो है ये हमारे केंद्रीय समस्याएं हैं। ठीक है, कि अब मान लो जैसे कि क्या किसके लिए किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब जो समस्याएं हैं ये सब केंद्रीय समस्याएं के ही अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब केंद्रीय समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था के। तो सीमांत उत्पादन संभावना, ये सीमांत उत्पादन एक संभावना दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि इसको अच्छे तरीके से समझ ले। और उदाहरण भी है तो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इस उदाहरण को भी समझ लेंगे, और फिर उसके बाद वीडियो को कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है यह भी, क्योंकि अभी लगभग 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। सो गाइज, और आगे पढ़ते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना में, जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव हो रहता है, उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों के सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। यानी कि हम लोग देखते हैं कि व्यक्तियों के पास जो संसाधन होता है वो सीमित होता है, यानी उनके पास जो संसाधन होते हैं उसमें कमी होता है। सीमित मतलब क्या होता है कि कमी है, उनके पास कम है। ठीक है, असीमित अगर रहता है तो समझो कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा है, उनके पास कभी भी किसी भी संसाधन की कमी ही नहीं होगी। लेकिन अगर सीमित है तो मान लो अगर वह उसका उपयोग करेगा तो कहीं ना कहीं उसको कमी महसूस होगी, उसको लगेगा कि हाँ, अब मेरा जो संसाधन है वो कम हो गया है। तो उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों के सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। तो इसी तरह हम लोग कुल मिलाकर बात करें तो अर्थव्यवस्था में जो भी व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों को सम्मिलित आवश्यकता की तुलना में, यानी कि अब मान लो एक इंसान की कमी हो रही तो ठीक उसी तरह से जितने भी लोग हैं उन सभी को जो जो वस्तुओं का उत्पादन का यानी कि जो जो वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो उनके पास भी तो लिमिट होता है एक संसाधन का, तो उनको भी अभाव लगेगा। तो दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं तथा प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधन का कितना मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। तो हर जो भी लोग हैं, आप सभी जानते हो लोगों के समूह को ही समाज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर समाज जो है, समाज को निर्णय लेना पड़ता है। मान लो कि अब हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित लिमिटेड है हमारे पास, यानी लिमिट है हमारे पास अगर किसी भी संसाधन का, तो हम लोग को तो निर्णय लेना ही पड़ेगा कि जो भी वस्तु है या सेवा है उस पे उसके उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन की कितनी मात्रा में उपयोग किए जाए। ठीक है, मान लो अगर हम
किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो अपने कुछ काम के लिए ही करते हैं ना। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी वस्तु या सेवा का हम लोग जो भी उपयोग कर रहे हैं, उससे हम जो वस्तु या दूसरे सेवा का जो निर्माण करते हैं, वो कितनी मात्रा में होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जितनी मात्रा में दूसरे वस्तु या सेवा का यानी लेंगे, तो हमें पहले से जो संसाधन है उसको और ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। मान लो कि हमें रुपये पैसे चाहिए और हमारे पास अनाज है, तो हम अनाज हमारे पास लिमिट था। तो अगर हमें रुपये पैसे और ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें और ज़्यादा अनाज उगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना होता है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए वह अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करे। तो अब उसके पास से एक समस्या जो है, यह समस्या बहुत ही दुर्लभ है कि हाँ भाई, मेरे पास लिमिट है, इतना ही सा है और मुझे ये सारे काम जो है करने हैं। अब उसके पास समस्या है। तो इस तरह के जो भी समस्या होता है, उस सभी समस्या को यानी ये कंप्लीट करना पड़ेगा। उस सब समस्या को जो है ना विनिधान करना पड़ेगा, उसका हल निकालना पड़ेगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग उसका हल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। ऐसे ही कर तो नहीं सकते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान में कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था जो है, इसके दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम 2-3 बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए पढ़ने पर, और आप लोग को भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आ जाए, जिस कारण जब हम लोग इसको तोड़ तोड़ कर समझेंगे तो और भी ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और लगभग 20 मिनट का होने वाला है वीडियो, तो यहाँ तक उत्पादन संभावना से तक हम लोग पढ़ेंगे और अगली वीडियो में उदाहरण पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान में जो भी हमारे पास दुर्लभ संसाधन है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, विनिधान कर रहे हैं। विनिधान मतलब क्या है कि हम लोग के पास जो दुर्लभ समस्या आ रही है कि हमें कितना संसाधन का उपयोग करना चाहिए, उस संकट के समय क्या हो रहा है, दुर्लभ संसाधनों का अब हम लोग उसका हल कर रहे हैं। ठीक है, हल कर रहे हैं यानी कि कितना करना चाहिए, चलो अब हम जान लेते हैं या जान गए कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के अवशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। तो इससे क्या होगा कि वस्तु या सेवा का संयोग उत्पन्न होगा। ठीक है, हम जब भी हल करेंगे किसी भी वस्तु या सेवा का, अब हम हल करने जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसमें वस्तु लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ सेवा भी लगाना पड़ेगा। मान लो कि अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो कोई भी काम होगा नहीं होगा। और कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसी को तो सेवा कहते हैं। मान लो कि एक टीचर है तो वो पढ़ाने का काम करता है तो वो एक सेवा है। मजदूर है, काम करता है तो सेवा है। तो हम जब भी किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उस वक्त भी तो हमारे काम जो है होते हैं, कार्य जो होते हैं, तो वो सब क्या है, एक तरह से सेवा है। ठीक है। तो जब हम दुर्लभ जो भी वस्तु होते हैं यानी कि जो भी संसाधन दुर्लभ होते हैं, जब हम उसका विनिधान करने जाते हैं तो हमें वस्तु एवं सेवा का संयोग उत्पन्न होता है वहाँ पर। ठीक है, यानी कि हम लोग जब उसका विनिधान करते हैं तो वो अपने आप वस्तु या सेवा बन जाता है। जिस तरह से हम किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो अपने आप अगर हम देखें तो अपने आप वहाँ पर सेवा आ जा रहा है, अपने आप सेवा हो जा रहा है। क्योंकि अगर सेवा हम लोग नहीं करेंगे, अगर कोई काम नहीं करेंगे तो कोई चीज़ होने वाला है नहीं। ठीक है। तो उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा के परिप्रेक्ष्य में उन संसाधन का विभिन्न रूपों में विनिधान संभव है। जो भी हमारे पास संसाधन है, ठीक है, जो भी उनका कुल मात्रा है, अगर हमें उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ की आवश्यकता है
तो हम लोग उसको विभिन्न रूपों से भी निदान कर सकते हैं। उस समस्या से हम लोग यानी कि निकल सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बस एक ही रास्ता है, अब जियो या मरो, हमें उसी रास्ते पे चलना है, ऐसा नहीं है। हम लोग देखेंगे किसी भी चीज़ को कि उसमें बहुत सारे रास्ते रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं का एक ही समस्या का ढेर सारे हल होते हैं। तो हम लोग के लिए कौन-सा हल अच्छा है, हमें उस रास्ते से जाना चाहिए, है कि नहीं? और उससे सभी संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिक ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाले सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। अगर अच्छे से नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो फिर से पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या फिर से बोल रहा है। तो इसमें कहने का मतलब है कि उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा के परिप्रेक्ष्य में उन संसाधनों का विभिन्न रूपों में विनिधान संभव है और उससे सभी संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिक ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का संभावना सेट कहते हैं। अब मान लो हम लोग जो भी कर रहे हैं, अभी संभावना है उसका, हम लोग कर नहीं रहे हैं, ठीक है? ये सब संभावना है। और जैसे कि हम लोग हल निकाल रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम जो आ रहा था, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे कि हमें पास इतने संसाधन है और इतने सारी आवश्यकताएं हैं, तो उसको हम लोग पूर्ति करेंगे। पूर्ति करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, जिसमें से हमें जो बेस्ट ऑप्शन लगता है, हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ढेर सारे यानी कि देखते हैं कि हमारे पास जो वस्तु या सेवा का निर्माण जो होता है, वो खुद पर खुद होने लगता है। किसी भी वस्तु या सेवा को यानी कि जब हम यानी किसी भी संसाधन का जब हम उपयोग करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे जो वस्तु या सेवा के जो सेवा के मिश्रण जो है, वो हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है? तो उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिक ज्ञान द्वारा उत्पादित किया जा सकने वाला, अब हमारे पास जो संसाधनों की मात्रा है, उसको हम लोग ऐसे हल तो नहीं कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि हम हल करेंगे, ढेर सारे रास्ते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही तो हल नहीं करेंगे ना। अब देखेंगे कौन सा रास्ता अच्छा है और कैसे है, अब ये भी तो देखना होगा। अब ऐसे ही थोड़ी ना बोल देंगे कि हाँ ये रास्ता अच्छा है, ये इस तरह से हम लोग करेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसे तो नहीं कहेंगे। अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि यह कारण क्या है, किस कारण हम कह सकते हैं कि ये रास्ता अच्छा है और इसी के द्वारा हम इस ये जो प्रॉब्लम है संसाधन का, इसको हम लोग सही करें। तो मात्रा और प्रौद्योगिक ज्ञान के दौरान उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों को समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग को आ सकता है कि उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु या सेवा का जब हम लोग निर्माण करने जाते हैं, उत्पादित करने जाते हैं, ठीक है? तो जो भी संभावित संयोग होते हैं, जो भी संभावना यानी कि हम लोग वस्तु या सेवा का संयोग करते हैं, ठीक है? ऐसे तो उत्पादन हो नहीं सकता है वस्तु या सेवा का, ठीक है? वस्तु या सेवा का दोनों का अगर हम मान लो कि किसी भी वस्तु मान लेते हैं, वस्तु का ही अगर हम उत्पादन करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे कुछ सेवा भी लगेंगे, कुछ उत्पादन यानी कि कुछ दूसरे वस्तु भी लगेंगे। ऐसा है कि नहीं? तो अगर ऐसा है, तो इन सब की जो वस्तु यानी कि जो वस्तु या सेवा के संभावित संयोग हैं, जो हमारी संभावना है कि हाँ इस वस्तु का इतना मात्रा लगेगा, इस सेवा का इतना मात्रा लगेगा, ठीक है? तो ये जो हमारे पास संभावित है, इन सभी के संयोगों के समूह को ही हम लोग उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। अब आप लोग को और अच्छे से समझने के लिए बता देते हैं दोस्तों। मान लेते हैं हमें 500 कपड़े ही बनाने थे, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमें एक दिन में कितने मेहनत करने हैं, इन 24 घंटे में, इन 12 घंटे में हमें कितने मेहनत करने हैं, हमें कितनी यानी सेवाएं देनी है। तो ये एक संभावना होता है, हम ए टू करेक्ट एकदम नहीं बता सकते हैं कि हाँ इतना हम लोग ताकत दे देंगे ना तो हम लोग इतना
यानी कि इतना हम लोग कर देंगे तो हम एकदम इतना हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हम लोग एक संभावना लेते हैं कि लगभग इतना, जैसे कि मान लो कि कहीं शादी हो रहा है तो आदमी क्या सोचता है, इतना लोग बाराती हैं, ठीक है, अब हम लगभग इनके लिए इतना खाना बना देंगे ना तो सबका हो जाएगा। फिर कितना देर पहले से पकाना है, ऐसा तो नहीं है कि 5 दिन पहले से ही वो खाना बना के रखते हैं बारात में जाए खाने के लिए। वो लोग देखते हैं टाइम के कितना बजे से हम लोग टाइम यानी काम करेंगे तो उतना टाइम तक खाना बन जाएगा, ठीक है, और कितना खाना बनाना है। तो इस तरह से ये जो संभावना ये लोग हैं, यानी जो संभावना हम लोग करते हैं वस्तु या सेवा का संयोग, संभावना संयोग जो करते हैं, इसी को हम लोग उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इतनी तोड़ तोड़ कर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में यानी कि मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, एक ही लाइन को 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी लगभग मैं आप लोग को जितने भी क्वेश्चन है दिमाग में आने वाले उन सब को कंप्लीट कराना चाहता हूँ। एक एक लाइन पर आप लोग को कुछ ना कुछ उदाहरण देकर समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि अभी जो हमारा वीडियो है ये लगभग 28 मिनट का हो चुका है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, इसी वीडियो को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं और फिर से अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.